अडवाणी जी की इस जन चेतना यात्रा को बिहार में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व सफलता मिली है। आज सुबह जब महाराष्ट्र में अडवाणी जी का आगमन हुआ तो जनता ने उत्स्फूर्त स्वागत तो किया ही, पर अडवाणी जी के आगमन के ही समय हिंदुस्तान में जितने बाय इलेक्शन हुए उस पूरे बाय इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का सफाया हुआ और हिसार में तो डिपॉजिट भी जब्त हो गया। अडवाणी जी, जनता के मन में असंतोष है, जनता नाराज है, जनता यूपीए सरकार पर नाराज है क्योंकि जनता आज बहुत दुखी है। लोगों के मन में यह आक्रोश क्यों निर्माण हुआ है? इसका सबसे बड़ा अगर कारण कोई है तो आज महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है। अडवाणी जी, आपके और अटल जी के समय यही हिंदुस्तान की जनता थी जो जिस प्रकार से जी रही थी, गैस सिलेंडर सस्ता था, पेट्रोल सस्ता था, डीजल सस्ता था, रोजमर्रे की चीजें सस्ती थी, एक प्रकार से फूड ग्रेन हमारे अनाज सरप्लस थे, भंडारे भरे हुए थे, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास भरपूर था, देश प्रगति और विकास की ओर जा रहा था और आज स्थिति उल्टी हो गई है। हमारे महाराष्ट्र में सोनिया जी जब आई थी तब कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था कि सोनिया जी आई है, नई रोशनी लाई है। नई तो आई नहीं, जो थी वो भी चली गई। मनमोहन सिंह जी ने हमें ऐलान किया था कि 100 दिन में हम महंगाई कम करेंगे। कितने 100 दिन बीत गए, जनता राह देखती रही कि कभी न कभी 100 दिन पूरे होंगे और महंगाई कम होगी। एक के पीछे एक घोषणा होती रही, पर हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री देश के अर्थशास्त्र में पूरी तरह फेल हो गए। 100 में से 33 मार्क तो भी पासिंग के लिए चाहिए, पर उनको तो 20 मार्क मिल गए और पूरे देश का सत्यानाश हो गया। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैं याद करता हूं, अडवाणी जी, आप विदर्भ में आए थे, आपके आंखों में आंसू थे जब यवतमाल जिले के उन किसानों के घरों पर हम गए थे तो उनकी विधवा पत्नी से उस दर्दनाक कहानी आप सुन रहे थे। तब यवतमाल जिले के पांडरकौड़ा क्षेत्र में आप जब उनका दुख और दर्द सुन रहे थे तो आपके आंखों में आंसू थे। हजारों किसानों ने आत्महत्या की। इस विदर्भ के भूमि पर किसानों ने आत्महत्या की, वो खुशी से नहीं किया। यह आत्महत्या का कारण लोड शेडिंग है। आत्महत्या का कारण किसान के खेत को पानी नहीं है। आत्महत्या का कारण किसानों को लोन नहीं मिल रहा है। आत्महत्या का कारण कपास को कीमत नहीं थी, किसान कर्जे के बोझे में मर गया। अडवाणी जी, इस सरकार ने कभी किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया। महाराष्ट्र में, हमारे विदर्भ में बिजली पैदा होती है, पर दिए के नीचे अंधार है। कोराड़ी खापर खेड़ा में बिजली तैयार हो रही है, पर विदर्भ के और महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके में 14-14 घंटे का लोड शेडिंग है। ना बिजली है, ना पानी है, तो किसान कैसे जी सकता है? महंगाई के कारण आम आदमी तो बर्बाद हो गया है। हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, किसी जात पंथ धर्म भाषा बोलने वाला हो, कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की राजनीति की, मुसलमानों के मन में डर पैदा किया कि ये बीजेपी वाले खतरनाक है, ये चुनकर आएंगे तो आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे, सुरक्षित रहना है तो पंजे पर मोहर लगाओ। पर 63 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर, क्लीनर, इसके सिवा कुछ नहीं। ना मुसलमानों की प्रगति हुई, ना दलितों की प्रगति हुई, ना आम आदमी की प्रगति हुई, ना किसानों की हुई, ना मजदूरों की हुई। गांव, गरीब, मजदूर, किसान सब दुखी है। मैं थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र समझता हूं।
इस परिस्थिति का कारण क्या है? बहनों और भाइयों, इस परिस्थिति का कारण एक ही है, रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड एंड करप्ट गवर्नेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। यही इसका मुख्य कारण है। गलत आर्थिक नीति और भ्रष्ट और बुरा प्रशासन, इसने देश की अवनति कर दी, देश का सत्यानाश कर दिया। अडवाणी जी, महंगाई भ्रष्टाचार के कारण आई है। आज हमारे युवा बेरोजगार है, इसका कारण भ्रष्टाचार है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसका कारण भ्रष्टाचार है। गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है और रहने के लिए घर नहीं है। पूरा पैसा कहां जा रहा है? इस देश के कुछ चुने हुए बेईमान लोगों ने करोड़ों रुपए, जो बताया जाता आंकड़ा कि 22 लाख हजार करोड़ रुपए विदेशी बैंकों में डिपॉजिट करके रखे। अडवाणी जी इस देश के पहले व्यक्ति हैं कि जिन्होंने 2008 के समय पहली बार कहा था कि विदेशी बैंकों में जो काला धन रखा है, जो गैर कानूनी और बेईमानी के मार्ग से जिन लोगों ने, हिंदुस्तानियों ने विदेशी बैंकों में रखा है, वो काला धन वापस लाओ और हिंदुस्तान के गांव को रोड बनाओ, पीने को पानी दो, बेरोजगारों को रोजगार दो, किसानों की आत्महत्या रोको, गांव गरीब मजदूर किसान के हितों में इसकी खर्चा करो। अमेरिका, जर्मनी, फिलीपाइंस, पेरू, उन देशों ने अपने कानून को रेटिफाई किया। उन्होंने पैसा काला धन वापस लाया। जर्मनी ने बहुत दिन पहले केंद्र सरकार को 4,500 लोगों की लिस्ट सौंपी है। आज भारत सरकार ने बहुत देरी के बाद कानून रेटिफाई किया है, पर दिल से कोशिश नहीं हो रही काला धन वापस लाने की। अगर ये पैसा वापस लाया जाएगा तो हिंदुस्तान के सिंचाई प्रोजेक्ट कभी बंद नहीं हो सकते, पूरे प्रोजेक्ट का काम पूरा होगा। हिंदुस्तान के गांव को रोड बनेंगे, हिंदुस्तान में 24 घंटे बिजली मिलेगी, इतने बिजली के नए नए बिजली घर बनेंगे, गांव गरीब मजदूर किसान को न्याय मिलेगा। इस पैसे पर किसका अधिकार है? अडवाणी जी ने कहा यह पैसा हिंदुस्तान की गरीब जनता का पैसा है। इस केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इस काले धन को वापस लाना चाहिए। ये मांग हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे पहली बार करने वाले कोई राजनीतिक व्यक्ति है तो मैं अभिमान के साथ कह सकता हूं कि वो लाल कृष्ण अडवाणी जी है, जिन्होंने इस बात को कहा। पर कांग्रेस पार्टी अभी भी दिल से इसकी कोशिश नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्या कारण है? कारण यही है कि अगर विदेशी बैंकों में काले धन जिन्होंने रखा है उनके नाम अगर जाहिर होंगे तो कांग्रेस पार्टी का मुंह काला हो जाएगा। इसी के कारण नाम जाहिर नहीं हो रहे। आज भी हम बार बार कर रहे, संसद में कह रहे, संसद के बाहर हमारे नेता कह रहे, फिर भी नहीं कह रहे। अडवाणी जी ने जन चेतना यात्रा ये क्यों निकाली है? मैं इसका साक्षी हूं। 8 सितंबर में लोकसभा में अडवाणी जी ने एक संवेदनशील भाषण किया। ये मनमोहन सिंह जी के बारे में बड़े बार लोग कहते कि बड़े ऑनेस्ट प्रधानमंत्री है। मैं आपको खुली चुनौती कांग्रेस पार्टी को देता हूं कि आपका दिल्ली में शासन अगर उस समय जब विश्वास प्रस्ताव ठहराव न्यूक्लियर के डील के समय आया था, तब इसी कांग्रेस पार्टी ने 18-19 सांसदों को खरीदी किया था और उनको रिश्वत देकर, उनको पैसा देकर अपने सरकार को मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी ने बचाया था। तब उस कैश फॉर वोट में हमारा एक ट्राइबल सांसद, एक दलित सांसद जिनको पैसा ऑफर किया गया और विसल ब्लोअर के लब में उन दोनों लोगों ने यह बात पार्टी के नेताओं को कही। अडवाणी हिंदुस्तान के राजनीति में एक नैतिकता का आचरण करने वाले स्वच्छ राजनीति के प्रतीक है। अपने राजनीतिक जीवन में अपने आदर्शवाद को लेकर उन्होंने काम किया। वो पेशावर राजनीतिज्ञ नहीं है। केवल चुनाव जीतने के लिए वो राजनीति में नहीं आए। जब से पाकिस्तान से आए तब तक उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में, एक प्रचारक के रूप में अपने देश को समर्पित किया और जीवन में उसी आदर्शवाद को लेकर वो चले हैं। और जब यह तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह तय किया कि इस प्रकार से रिश्वत देकर सरकार अपनी सरकार को बचाना चाहती है कांग्रेस पार्टी यूपीए, तब पूरी तरह से शूटिंग करके विसल ब्लोअर के रूप में उन सांसदों को जो पैसे मिले उन्होंने पार्लियामेंट के सामने सभागृह में रखे। ये 101% सही इतिहास है। और कांग्रेस सरकार ने क्या किया, यानी कभी कभी वो मनमोहन सिंह जी के देखकर, उनकी तरफ देखकर मुझे वो गाना याद आता है कि बड़े ईमानदारी और बड़ी प्रामाणिकता की बात करते हैं, पर हिंदी फिल्म का वो गाना बहुत सही है कि जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। हमारे ईमानदार प्रधानमंत्री क्या किया उन्होंने? इस सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले उन सांसदों ने पूरे देश के सामने नोटों के बंडल जो मिले थे वो रख दिए, कहे हमको खरीदने की कोशिश हुई करके हिंदुस्तान की संसद को और पूरी दुनिया को चिल्लाकर बताया कि हमको वोट के लिए खरीदने की कोशिश की गई। क्या हुआ? सुधींद्र कुलकर्णी, जिनको मैं 15-20 साल से जानता हूं, एक ईमानदार, एक कर्मठ, देशभक्ति से प्रेरित, राजनीतिक जीवन में कोई आशा आकांक्षा और महत्वाकांक्षा न रखने वाला एक विद्वान, जागरूक पत्रकार, जिसने अपने जीवन में देश के लिए अपना जीवन दिया। अटल जी के साथ, अडवाणी जी के साथ जिसने निष्पृह निस्वार्थी भाव से काम किया, वो सुधींद्र कुलकर्णी को और हमारे सांसदों को उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। उनको जेल के अंदर आज बंद है। क्या हालत है देश की कि जो ईमानदार है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, जिन्हें भ्रष्टाचार को उजागर किया, उनको जेल में बंद किया, और जिन्होंने रिश्वत दी वो ईमानदारी पर लाल किले पर खड़े होकर भाषण देते हैं। क्या अधिकार है उनको भाषण देने का? क्या अधिकार है? ये आप ही तय करिए। अडवाणी जी का संवेदनशील मन बहुत अस्वस्थ हुआ जब दोनों साथी सांसद, जिनको अडवाणी ने कहा था कि ये करो, उन सांसदों को और सुधींद्र को जेल में जाकर, जेल में एफआईआर डाल के जब जेल में चले गए, तो अडवाणी जी का संवेदनशील मन बहुत अस्वस्थ हुआ। और 8 तारीख को उन्होंने संसद में कहा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृह मंत्री चिदंबरम और ज्येष्ठ मंत्री जो है अर्थ मंत्री हमारे प्रणोदा, उनको उन्होंने आह्वान के रूप में कहा कि उन सांसदों को आपने अंदर किया एफआईआर डाल के, उनने जो भी कुछ कृत्य किया है वो मेरी सलाह पर किया, मैंने उनको करने के लिए कहा है। अगर वो भी दोषी है तो उतना मैं भी दोषी हूं, आप मुझे भी अरेस्ट करके जेल में भेजिए। इस प्रकार का आह्वान अडवाणी जी ने लोकसभा में यूपीए सरकार को किया। वो क्षण बहुत ही उनके लिए संवेदनशील था। उसी समय उनकी मेरी मुलाकात हुई। वो बहुत दुखी थे। भ्रष्टाचार की चरम सीमा हुई थी, अब सहन करने की हद समाप्त हुई थी। ईमानदार लोगों को जेल मिला। जैसे गदी माडगुळकर ने हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा मराठी गीत किया है, उद्धवा अजब तुझे सरकार, लहरी राजा प्रजा अंधळी अधांतरी दरबार, उद्धवा अजब तुझे सरकार, पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा वेश्येला मणिहार, मनमोहन सिंह जी अजब तुमसे सरकार। क्या हालत है। जो ईमानदार थे उनको जेल में भेजा। तब अडवाणी जी मुझे अस्वस्थ होकर कह रहे थे कि ये स्थिति है, क्या करना चाहिए। उनकी अस्वस्थता मैं देख रहा था और तब मैंने उनको कहा, अडवाणी जी, ये सच्चाई हिंदुस्तान की जनता को आपने बतानी चाहिए। आपके संवेदनशील मन में जो अस्वस्थता पैदा हुई है, जनता के सामने ये सच्चाई को बतानी चाहिए। लोग विश्वास रखेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के राजनीति में चाहे आपके विरोधक भी क्यों ना हो, आपकी ईमानदारी से, आपके निस्वार्थ भाव से
और आपकी नैतिकता के आचरण से इस देश की राजनीति प्रभावित हुई है। अगर इस देश में आप ईमानदार नहीं है तो देश में कोई राजनीतिक नेता ईमानदार नहीं है। और इसलिए आप निश्चित रूप से जनता के पास जाना चाहिए, उसी से जन चेतना यात्रा की कल्पना साकार हुई। बहनों और भाइयों, ये एक कांड नहीं है। 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला, ये किसने किया? क्या ये आरोप अडवाणी जी ने किया, अनंत कुमार जी ने किया, मैंने किया, सुषमा जी ने किया, अरुण जेटली जी ने किया? इस देश के संविधान में जो CAG की संस्था है, जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी संस्था है, उसके प्रमुख ने कहा है कि 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। किसका पैसा है? और देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, गुप्त रूप से नहीं कहा, स्पष्ट रूप से कहा, अगर प्रधानमंत्री चाहते थे, अगर रोक सकते थे, अगर वो रोकते तो ये 1,76,000 करोड़ का घोटाला कभी नहीं होता। बताओ मनमोहन सिंह जी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गांधी जी कहते थे कि अन्याय करने वाला तो दोषी है ही, पर अन्याय सहन करने वाला भी उतना ही दोषी है। भ्रष्टाचार करने वाला तो दोषी है, पर भ्रष्टाचार हो रहा है ये देखकर चुप बैठने वाला भी उतना ही दोषी है। सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी, क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हो कि जब 2G स्पेक्ट्रम का विषय कैबिनेट के सामने क्यों नहीं आया? जब राजा ने आपको पत्र लिखा था, जब महाराज ने पत्र लिखा था, तब आपने कैबिनेट को नोट क्यों नहीं भेजी? एक नया ऐसी अनेक बातें हैं कि मनमोहन सिंह जी, द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, देश की गरीब जनता को लूटा जा रहा था, आप धृतराष्ट्र जैसे अंधे बनकर केवल महाभारत में द्रौपदी वस्त्रहरण चुपचाप देख रहे थे। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिन जिन लोगों ने ये वस्त्रहरण देखा है, इसको मुख सम्मति दी है, वो सब लोग जब तक समाप्त नहीं होते तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। मनमोहन सिंह जी, इसका आप जवाब नहीं दे सकते। कॉमनवेल्थ गेम में यही हुआ, वो कपड़ा खरीदी किया, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर 980 करोड़ रुपए खर्चा किए गए। ये नागपुर का स्टेडियम, ये इतना बड़ा स्टेडियम केवल 80 करोड़ रुपए में बना। हमारे अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में केवल 46 करोड़ में बड़ा स्टेडियम बनाया। फिरोज शाह कोटला एयर कंडीशन करके रिपेयर हुआ 80 करोड़ में। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर यूपीए सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 980 करोड़ रुपए खर्चा किए। उसकी तो कहानी ऐसी है कि टॉयलेट पेपर भी बहुत नसीबवान था, जिन्होंने यूज किया वो उससे भी नसीबवान थे।